अस्सलाम वालेकुम। इन दिनों अच्छी खासी कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स में चल रही है। ओल्ड स्कीम, न्यू स्कीम आ रही है, नहीं आ रही, और ऊपर से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस वक्त सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, उन्होंने एडमिशन्स करवाने हैं डिफरेंट कॉलेजेस में, तो वो कन्फ्यूज़ हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो, इसका मकसद है हर तरह के डिफरेंट जो कम्बिनेशन हैं, डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं, उनको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करना। अब इसमें हम दोनों उससे देखेंगे, अगर ओल्ड स्कीम कंटिन्यू करती है तो हमारे क्या आइडियल सब्जेक्ट कम्बिनेशन होने चाहिए, और अगर नई स्कीम आ जाती है तो हमारे क्या कम्बिनेशन होने चाहिए। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं थोड़ा फास्टली। अगर तो ओल्ड स्कीम कंटिन्यू रहती है, अगर ओल्ड स्कीम कंटिन्यू रहती है तो आप जहाँ पे थे उसको सिंपली कंटिन्यू कर दें। आपने सिंपली मूव फॉरवर्ड करना है, आपने कुछ भी नहीं करना। ये बड़ा सिंपल है। आप जिस तरतीब में जा रहे थे, जो पेपर देते जा रहे थे, आपने आगे चलना है। हाँ, ये ज़रूर जहन में रखना है कि कैफ 3 और कैफ 4 ये दोनों फिर आपके टारगेट एरियाज़ होने चाहिए। इन दो पेपर्स को लाजमी उठाना है, क्योंकि कैफ 3 दो पेपर्स को एग्जाम कर देता है नई स्कीम में, और कैफ 4 जो है वो आपको एमएफए का एक सीनियर पेपर है उसको एग्जाम कर देता है। तो अगर नई स्कीम थोड़ी सी डिले होती है और ओल्ड स्कीम मजीद 6 महीने फ़र्ज़ करें चल पड़ती है, तो ऐसे में आपने अपना जिस सीक्वेंस से चल रहे थे उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू रखना है। बस आपने कैफ 3 या 4 को लाजमी उठा लेना है। दोनों पेपर्स को उठा लें और उसके साथ जो आपका कम्बिनेशन बन रहा है आगे आप उसको बना लें। तो इसमें कोई नई डिसीजन मेकिंग नहीं है। नई डिसीजन मेकिंग या कन्फ्यूजिंग डिसीजन मेकिंग कब आती है? अगर नई स्कीम इम्प्लीमेंट हो जाती है। अब नई स्कीम इम्प्लीमेंट हो जाती है तो इसको भी मैं दो तीन हिस्सों में तोड़ने की कोशिश करूँगा। क्या आप उन स्टूडेंट्स में हैं जिन्होंने कैफ 4 तक या तो सारे पेपर दे दिए हुए हैं या पास कर लिए हुए हैं? अगर आपने दे दिए हैं तो अल्लाह करे इंशाल्लाह आपका पास हो जाए, और अगर आपके ऑलरेडी पास हैं तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं कैफ 5, 6, 7, 8 और 9 इसके अंदर हैं। आप अगर देखें तो 9 में, 7 में, 6 में, 5 में ना होने के बराबर चेंजेस हैं। 5 में एक थोड़ी सी चेंज है, अदरवाइज कैफ 8 ने नई स्कीम में थोड़ा रिड्यूस ही होना है, बढ़ना नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर आपने अभी तक कैफ 4 के पेपर दिए हुए थे, अटेम्प्ट किए हुए हैं और आप आगे चल रहे थे, तो बस फिर आप नेचुरल वे में आप आगे चलते रहें, और प्रॉपर तरीके से आप उसको इसी सीक्वेंस को 5, 6, 7, 8, 9 जो चल रहा है आप इसको फॉलो करें। अब आपको होता है 5 और 7 आप इकट्ठे नहीं उठा सकते, तो शायद आपके लिए आइडियल कम्बिनेशन बन जाए 5, 6 और 8। तो ये एक थोड़ा सा सिनेरियो बनेगा। जहन में रहे कि जो कैफ 9 है और कैफ 7 है, ये एफ आर 1 से पहले नहीं उठाने, यानी कि कैफ 5 से पहले नहीं उठाने। तो जो अभी तक आपका सीक्वेंस चल रहा था तीन तीन पेपर्स का, अगर आप नई स्कीम आ गई और आपने कैफ 4 तक पेपर अटैम्प्ट किए हैं, तो बस आप उस नेचुरल फ्लो में ही आगे चलते जाएं और कोई और डिसीजन मेकिंग आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब डिफरेंट केस की बात करते हैं। आप एक एफसी स्टूडेंट थे, जून अटेम्प्ट आपने दी और उसके बाद सिर्फ आपने कैफ 4 फास्ट ट्रैक में दिया। अब आपको पता है पुराना जो कैफ 1 और कैफ 2 है उसमें चांसेस हैं कि उनकी एग्जामेशन वगैरह की बात हो रही है, जो नई स्कीम में एंटिसिपेटेड है, आए ना आए वो एक बात की बात है। 3 को आपने स्किप किया और आपने 4 दिया, तो अब आइडियली आपको जो करंट स्कीम के अंदर जो है एफ आर 1 का पेपर, टैक्स का पेपर, और तीसरे पेपर में जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं कि आप लॉ की तरफ जाना चाह रहे हैं या कॉस्ट की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो ये जो तीसरा पेपर है दैट कैन बी, ये सीएमए भी हो सकता है या इसमें एनी वन ऑफ द लॉ भी हो सकता है, एनी वन ऑफ द लॉ। मतलब इसमें मैं आपको सजेस्ट ये नहीं करूँगा कि आप दो लॉ के पेपर इकट्ठे उठा लें और बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ जाएं। कोई सा एक लॉ या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसके साथ एफ आर 1 और टैक्स। अब एफ आर 1 के साथ क्या होगा भी इसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। तो अगर आपने खाली कैफ 4 फास्ट ट्रैक में दिया था तो आइडियल कम्बिनेशन एफ आर 1 टैक्स और सीएम में, या एफ आर 1 टैक्स और एनी वन ऑफ द लॉ, जो कि दो लॉ है उनमें से कोई एक। मुझसे पूछेंगे तो मेरी जो रिकमेंडेशन है, मैं सी लॉ को ज़रा ज़्यादा पसंद करता हूँ कि सी लॉ स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा निस्बतन आसान है बनस्बत एम लॉ के। इसका सिलेबस नॉर्मली कम होता है और इसमें जो क्रैमिंग वाले स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा ईजी हो जाते हैं रादर देन के बहुत लॉजिकल थिंकिंग करनी पड़े। एक और केस को डिस्कस करते हैं। आप कैफ 1 to 3 के स्टूडेंट थे, चल रहा था सब कुछ, अचानक से नई स्कीम का शोर शराबा शुरू हुआ, आपने जनाब पैनिक होकर आपने कहा 1, 2 को छोड़ते हैं, कैफ 3 पे फोकस करते हैं और कैफ 3 का पेपर देते हैं। अब अगर आपने कैफ 3 दिया हुआ था और नई स्कीम आ गई तो कैफ 4 तो गायब हो गया। तो अगेन आपका जो कम्बिनेशन बनता है वो सिंपली एफ आर 1 टैक्स, और जब आप तीसरे पेपर की तरफ जाएं तो आपके पास सीएमए के अलावा और कोई पेपर नहीं बनता, क्योंकि एमएफए का पेपर सीएमए से पहले देना मुनासिब नहीं है, एफआर 2 और ऑडिट का पेपर आप एफआर 1 से पहले नहीं दे सकते। तो ऐसे में ज़्यादातर लोग जो कि पहले 3 पेपर दे रहे थे और उन्होंने खाली लॉ का पेपर अटैम्प्ट किया, उनके लिए आइडियल कम्बिनेशन बनेगा एफआर 1 टैक्स और सीएमए। चौथा सिनेरियो ये है कि आप 1 to 3 दे रहे थे, नई स्कीम का आपने खबर सुनी, आपने 1, 2 ड्रॉप किया, 3 और 4 उठा के दे दिए, अल्लाह करे दोनों पेपर अल्लाह करे आपके पास हो जाएं। अगर आपने 3 और 4 दिए हैं तो इवन देन आपका जो कम्बिनेशन बन रहा है वो एफ आर 1 टैक्स और सी एम ए बन रहा है।
तो ये सिंपली ये सबसे आइडियल कम्बिनेशन इस टाइम पे हमें समझ आता है, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर सकता है। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि सर वो एक मसला है, मैंने कैफ वन का पेपर ड्रॉप कर दिया था, क्या मैं FR1 पढ़ सकता हूँ? पहली बात ये कि जो कैफ वन पढ़ रहे थे वो तकरीबन जुलाई के मिड तक कैफ वन पढ़ रहे थे, आपकी अंडरस्टैंडिंग थी। पेपर पास होना एक अलग चीज़ है, पेपर को अटेम्प्ट करना एक अलग चीज़ है, बट अगेन आई कैन से कि आप अब कैफ वन पूरा का पूरा दोबारा तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन FR1 के डिफरेंट किस्म के रिफ्रेशर्स आपको नज़र आएंगे। फिजिकल कॉलेज में भी कुछ कॉलेजेस आपको कोशिश कर रहे होंगे, ऑनलाइन के अंदर भी अलग अलग पोर्टल्स हैं जो आपको कोशिश करेंगे। मैंने भी फेसबुक पे रिसेंटली एक शेयर किया है, 3-4 टीचर्स जो कि FR1 का रिफ्रेशर करा रहे हैं। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने कैफ वन दरमियान में छोड़ दिया, या वो AFC के स्टूडेंट्स जो कि डायरेक्ट अब FR1 उठाएंगे और इंट्रो का पेपर उनका अगर नई स्कीम एग्जाम्प्ट कर देती है तो वो इंट्रो का पेपर ऑफिशियली पढ़ भी नहीं सकते। तो ऐसे में अक्सर टीचर्स ने FR1 का जब इस दफ़ा पढ़ाना है तो पहले वो इंट्रो का एक महीने, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते रिफ्रेशर देंगे, लोगों को इस काबिल करेंगे कि वो FR1 में आ सकें, देन FR1 पढ़ा जाएगा। तो ऐसे में वो लोग जो कि इस ऑप्शन की तरफ आ रहे हैं, जो कि AFC के स्टूडेंट थे, यानी कि AFC दिया उन्होंने और वो डायरेक्टली अब आ रहे हैं, वो नई स्कीम में आ गए, उनको कैफ वन सिरे से ही नहीं देना पड़ा, तो अब वो कैफ 5 और कैफ 6 जब उठाएंगे, यानी कि नई पुरानी स्कीम में FR1 और टैक्स, तो आई वुड सजेस्ट कि वो 2 पेपर्स ही उठाएं, क्योंकि अब ये उनके लिए जो कैफ 5 का पेपर है FR1, ये FR1 अकेला नहीं है, ये इंट्रो प्लस FR1 है। उनको टीचर से एक बड़ी थॉरो अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, तो उनके लिए कैफ 5 अच्छा खासा भारी पेपर है, तो इसके साथ टैक्स उठाने से काम चल जाएगा। इसके साथ जो CMA का पेपर है वो अभी आइडियली उन्हें नहीं उठाना चाहिए, या एक दफ़ा ये 2 लेके चलें और उसके बाद देख लें कि लॉ वगैरह में से कोई एक पेपर अगर वो उठा सकते हैं इन दोनों लोड के साथ तो उठा लें, अदरवाइज़ उनके लिए 5-6 सफिशेंट है। ऑलरेडी उनको एक मज़े की एग्जामेशन मिल गई है, तो उनको अब ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। तो जिन्होंने F1 ड्रॉप कर दिया था या दरमियान में थे, मैंने देखा है कि तकरीबन सारे कॉलेजेस, सारे ऑनलाइन पोर्टल्स कोशिश करें अपने स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करें कि वो इस चीज़ को कवर कर सकें। तो ये ओवरऑल, अब अगर हम फाइनल कंक्लूजन की तरफ जाएं तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर तो चीज़ें ओल्ड स्कीम में चल रही हैं तो बस फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपली अपने रूटीन को जो चल रही थी उसको फॉलो करना है। हाँ, 3 और 4 ये कंपलसरी हो जाएंगे क्योंकि इन्होंने आपको बेनिफिट देना है। अगर मैं न्यू स्कीम की बात करूं तो भी जो कैफ 4 ऑनवर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो कोई चेंज नहीं है, सिंपली जो भी ट्रेंड आपका चल रहा था आप उसी तरह से चलाते रहें। और बाकी जगह अगर हम देखें तो हमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ नज़र आई है वो ये है कि FR1 और टैक्स का पेपर ये सबको सूट कर रहा है, मेजॉरिटी को सूट कर रहा है। इसके साथ जो तीसरा पेपर है वो CMA की तरफ जा सकता है, एनी वन ऑफ द लॉ भी हो सकता है। दोनों लॉ मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, और एनी वन ऑफ द लॉ मैंने पहले भी बताया कि मैं C लॉ की तरफ ज़रा ज़्यादा बाइज्ड हूँ, लेकिन हर बंदे का अपना अपना पैटर्न है। तो FR1 और टैक्स तो फॉर श्योर। अब आप अभी डाउट में, नई स्कीम पुरानी स्कीम, आपने जिस भी कॉलेज में, जिस भी पोर्टल पे, जहाँ पे भी एडमिशन लेना, आप FR1 और टैक्स में एडमिशन ले लें और थोड़ा सा वेट करेंगे नई स्कीम आती है या नहीं आती। अगर आती है या नहीं आती तो उसकी बेस पे आप ही डिसीजन मेकिंग करेंगे। आई बिलीव कि CMA एक ऐसा पेपर है जो नई स्कीम पुरानी स्कीम के डिसीजन से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, बट अगेन आपने एक दफ़ा देख लेना है कि स्कीम का डिसीजन आता है या नहीं आता, उसके मुताबिक आपने काम कर लेना है। कोशिश की है कि चीज़ों को थोड़ा सा स्मार्ट रखा जाए, लेकिन आपको पता है कि जब इंपॉर्टेंट बातें हैं तो आप जितनी मर्ज़ी कोशिश करें, कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा सा डिटेल में चले जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी बात सुनी, सारे कम्बिनेशंस वगैरह से रिलेटेड अच्छी तरह से डिसीजन मेकिंग करें। स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, मेरा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, मेरे टीम मेंबर का फ़ोन नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, आप इस पर हमें पर्सनली बता सकते हैं मेरा ये केस है। अगर आपका केस इस दिए हुए कम्बिनेशन में कहीं नहीं कवर हो रहा तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम आपको गाइड करें इसके अंदर। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा थ्रू आउट। हमारा BM के जो स्पेशल फास्ट ट्रैक है उसके अंदर हम बड़े ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को लेके चल सके, अल्लाह का शुक्र है। मेजॉरिटी का लॉ का BM का पेपर बहुत अच्छा हुआ। नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह करे आपका अच्छा रिजल्ट आए। इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं ताकि ये मीनिंगफुल रहे। कोशिश करें अपने दोस्तों को ये वीडियो फॉरवर्ड करें जो जो कन्फ्यूज़ हैं। मैंने अलग अलग कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को इसमें डिस्कस करने की कोशिश की है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।